आज के इस वीडियो में हम मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जिस तरह हमने बात की थी कि मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आईआरआर का एडवांस्ड हिस्सा है या एडवांस पार्ट है। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर के बाद इंट्रोड्यूस कराया गया। आईआरआर ऐसा रेट होता है जिस पे नेट प्रेजेंट वैल्यू या एनपीवी जो होती है वो जीरो होती है। और आईआरआर का जो कंसेप्ट था वो ये था कि पॉजिटिव कैश फ्लोज को दोबारा से री इन्वेस्ट किया जाएगा आईआरआर पे। लेकिन और दूसरा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि मल्टीपल सॉल्यूशंस देता था आईआरआर एक ही प्रोजेक्ट के लिए, मतलब थोड़े से चेंज के साथ सेकेंड आईआरआर निकल आता था, वही आईआरआर वर्क नहीं करता था। तो मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि जो पॉजिटिव कैश फ्लोज आते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के उनको री इन्वेस्ट किया जा सके कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। और जो हमारे पास इनिशियल आउटले था उसको फाइनेंस किया जा सके फाइनेंस कॉस्ट पे। यहाँ पे अब जो पॉजिटिव कैश फ्लोज को री इन्वेस्ट करना था कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे हमने फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना है और यहाँ पे इनिशियल आउटले जिनको फाइनेंस करना था फाइनेंस कॉस्ट से, यहाँ पे हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल आउटले एट फाइनेंसिंग कॉस्ट करना है। मतलब प्रेजेंट वैल्यू तो फाइंड करनी है इनिशियल आउटले की, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो होगी फाइनेंसिंग कॉस्ट। अब लेट्स सपोज हमने एक एग्जांपल ली थी कि हमारे पास एक कंपनी है लियो कंपनी। लियो कंपनी अपने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और उसका जो इनिशियल आउटले है, जो शुरू में उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो है 195 मिलियन रुपीस की। अब जब इसने इनिशियल आउटले अपना डिसाइड कर लिया कि वो 195 मिलियन लगाएगी तो उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो है 12% और जो कैश फ्लोज आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 सालों के 121 मिलियन और ईयर 2 के 131 मिलियन। अब लियो कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह से मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करेगी? उसके लिए वो एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेगी। जो फॉर्मूला है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू। जिस तरह हमने ऊपर बात की थी कि जो हमारे पास पॉजिटिव कैश फ्लोज होंगे उनको री इन्वेस्ट किया जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, तो वो फ्यूचर वैल्यू आएगी। यहाँ पर फॉर्मूले में ये है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ पॉजिटिव कैश फ्लो इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब जितने भी पॉजिटिव कैश फ्लोज आएंगे, टोटल पॉजिटिव कैश फ्लोज को, और ये जो कैश फ्लोज होंगे पॉजिटिव, ये नेट कैश फ्लोज होंगे, इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी के साथ, जितनी कंपनी का टोटल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसके साथ। और इसी तरह इनिशियल आउटले को फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंस करेगी, मतलब जो पैसे आएंगे वो फाइनेंस कॉस्ट के साथ जो पैसे कंपनी लगाएगी उसको फाइनेंस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना होगा तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी। अगर तो क्वेश्चन में फाइनेंस कॉस्ट गिवन है तो इनिशियल आउटले को फाइनेंस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, वरना इनिशियल आउटले को एज इट इज लिख दिया जाएगा, क्योंकि इनिशियल आउटले जो होता है वो हमेशा होता है ईयर 0 पर। अब इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं कि हमारे पास कराची पाक लिमिटेड की प्रॉब्लम है जिसे केपीएल भी कहा जाता है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि कैलकुलेट करें मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मतलब पॉइंट के बाद 2 जो डेसिमल नंबर होंगे उनके साथ हमने मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करना है। जिसके लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये दी गई है कि केपीएल इज एक्सपोर्टिंग गारमेंट्स टू द मिडल ईस्ट एंड यूरोप। जो केपीएल है वो एक्सपोर्ट करती है, बाहर बेचती है कपड़े मिडल ईस्ट और यूरोप में। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू रिप्लेस मैनुअल पैकेजिंग लाइन। अब जो मैनेजमेंट है वो ये चाहती है कि वो जो मैनुअल पैकेजिंग लाइन है, वो जो खुद पैकेजिंग करते हैं, वे उसको रिप्लेस कर दें विद एन ऑटोमेटेड पैकेजिंग सिस्टम, एक ऑटोमेटेड पैकेजिंग सिस्टम पे, ताकि उनका जो काम है वो आसान हो सके। द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज फुली डेप्रिसिएटेड फॉर टैक्स पर्पस। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो फुल डेप्रिसिएट हो चुका है टैक्स पर्पस के लिए, मतलब अब टैक्स का कोई एडवांटेज नहीं मिल सकता एग्जिस्टिंग सिस्टम पे। एंड हैज नो वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, उसकी कोई डिस्पोजल की वैल्यू नहीं है। द डेटा रिलेट्स टू द न्यू मशीन इज एज अंडर। जो डेटा न्यू मशीन से रिलेटेड है वो इस तरह से है कि ईयर 0 पर एक्विजिशन कॉस्ट है 10,000 रुपीज की और कॉस्ट सेविंग्स या इसे हम कैश इनफ्लोज भी कह सकते हैं वो है 5,000 रुपीज के। अब यहाँ कॉस्ट सेविंग के साथ एक स्टार लगा हुआ है, इसके लिए नीचे इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि ये जो है ये डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर रहा है, मतलब इस कॉस्ट सेविंग में डेप्रिसिएशन जो है इसमें से लेस नहीं की गई। तो अब हम इसमें से डेप्रिसिएशन को भी लेस करेंगे। तो यहाँ पे हर साल के लिए कॉस्ट सेविंग दी गई है। अदर रेलेवेंट डेटा जो दिया गया है वो ये है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 30% है। टैक्स डेप्रिसिएशन रेट में 2 तरह की डेप्रिसिएशन है,
एक इनिशियल डेप्रिसिएशन, एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन। इनिशियल डेप्रिसिएशन 25% और नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15% है। और साथ में नॉर्मल डेप्रिसिएशन के साथ एक स्टार लगाया गया है जिसका ये मतलब है कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, मतलब जिस साल खरीदेंगे उस साल फुल ईयर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, मतलब ईयर 1 में फुल ईयर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल, और कोई डेप्रिसिएशन ईयर ऑफ सेल में नहीं लगाई जाएगी। तो हमें यहाँ पे ईयर ऑफ सेल नहीं दिया गया, हमें सिर्फ यहाँ पर 4 साल दिए गए हैं, इन चारों सालों पे हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 6% एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%। कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 6% है और कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो 30% है। तो इसका क्या मतलब, वो हमने मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में बात की थी कि जितने भी नेट कैश फ्लोज होंगे, नेट कैश इनफ्लोज, उनको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे री इन्वेस्ट किया जाएगा। और जो यहाँ पर हमें 10,000 रुपीज की एक्विजिशन कॉस्ट दी गई है जो कि इनिशियल आउटले है, उसको हमने फाइनेंस कॉस्ट पे फाइनेंस कॉस्ट से हमने उसको फाइनेंस करना है। लेकिन यहाँ पे हमें फाइनेंस कॉस्ट नहीं दी गई, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है, जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किया था, फ्यूचर वैल्यू इनटू पॉजिटिव कैश फ्लो एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल और प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल आउटले इनटू फाइनेंस कॉस्ट। इसके लिए अब हमें क्योंकि कैश फ्लोज दिए हुए हैं और उसके साथ काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे जिसके थ्रू हम लोग अपनी जो कैश फ्लोज हैं उनको कैलकुलेट कर लेंगे। जिनमें से सबसे पहले हम लिखेंगे आइटम वो होगा ईयर्स, कि हमारे पास कितने साल हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे कि हमारे पास कितने कैश फ्लोज हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ईयर्स लिखने हैं और ईयर्स में हमारे पास हैं ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4। इसी तरह से अब हमारे पास जो कैश फ्लोज हैं, वो जो 0 ईयर पे कैश फ्लो है वो हमारे पास आएगा 10,000 का। इसको हम ब्रैकेट में इसलिए शो करें ताकि हमें पता चल जाए कि ये नेगेटिव कैश फ्लो है। और जो हमारे पास बाकी कैश फ्लोज हैं वो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है 5,000, 4,000, 3,000 और 2,000। इसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पे अब हमने कैश फ्लोज मेंशन करने के बाद क्या करना है, हमने यहाँ पर इनिशियल डेप्रिसिएशन और नॉर्मल डेप्रिसिएशन को इसमें से लेस करना है, क्योंकि ये जो कैश आइटम्स थे ये एक्सक्लूड करके थे डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर चलते हैं, अब डेप्रिसिएशन की अगर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले इनिशियल के बारे में बात करेंगे। और इनिशियल डेप्रिसिएशन के लिए हम क्या करते होते हैं, इनिशियल डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं इनिशियल डेप्रिसिएशन रेट से। तो हम ऊपर अपनी कॉस्ट देख लेते हैं कि हमारी जो कॉस्ट थी वो थी 10,000 और इनिशियल डेप्रिसिएशन जो थी वो थी 25%। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे अपने डेप्रिसिएशन के लिए कि यहाँ पे हम रुपीज जो है 10,000 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25% से। तो जब हम इसको 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 या 25% से, तो ये आ जाएगा 2500। ये तो हो गया अब इनिशियल डेप्रिसिएशन। नॉर्मल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग कॉस्ट में से इनिशियल जो डेप्रिसिएशन है, इनिशियल डेप्रिसिएशन को लेस करके हमारे पास डेप्रिसिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और जो हमारे पास कॉस्ट थी वो थी 10,000 की, और उसमें से जब हम 2500 ये हमने कैलकुलेट किया था इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 7,500। अब क्या करना है, ये तो 7,500 डेप्रिसिएबल कॉस्ट आई है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इस डेप्रिसिएबल कॉस्ट पे रेट लगाना है नॉर्मल रेट डेप्रिसिएशन का। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम 7,500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15% के साथ। तो जब हमने 7,500 को मल्टीप्लाई किया 0.15 या 15% से, तो ये हमारे पास आ गया 1125। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास आई है ईयर 1 के लिए, तो यहाँ हम ईयर 1 के लिए जो डेप्रिसिएशन है इनिशियल वो हमने लिख दी 2500 और बाकी सालों में इनिशियल डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होगी। और नॉर्मल डेप्रिसिएशन थी 1125 की, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन 1125 की ईयर 1 के लिए लिख देंगे। इसी तरह अब ईयर 2 के लिए हमारे पास किस तरह डेप्रिसिएशन आएगी कि अब हम लोग 7,500 में से माइनस जब कर लेंगे 1125, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6,735। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.15 से, तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 956.25। इसी तरह से अब हम लोगों ने क्या करना है कि 7,500 से ये वाली डेप्रिसिएशन को भी लेस करना है जो फर्स्ट ईयर की थी, फिर सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन को भी लेस करना है। इसके अराउंड हम अगर ब्रैकेट लगा के इसमें से इसको अब परसेंटेज ले लें 0.15%, तो हमारे पास नेक्स्ट ईयर की आ जाएगी। इसी तरह हम हर साल के लिए डेप्रिसिएशन को फाइंड कर लेंगे।
लेकिन अब ईयर 4 में क्योंकि हमें नहीं पता कि फुली डेप्रिसिएट नहीं हो रहा, तो हमारे पास ईयर 4 के लिए बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। वो किस तरह आएगी कि 10,000 हमारे पास जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उसमें से 2500 को भी लेस करना है और बाकी तमाम डेप्रिसिएशन को भी लेस करके हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी वो आ जाएगी 4605.75, या हम इसको लिख भी सकते हैं 4606 भी लिख सकते हैं क्योंकि 0.75 है। अब यहाँ पर तो हमने क्या किया कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन तक अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर लिया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर अब टोटल निकाल लेना है कि टोटल हमारे पास क्या आएगा दोनों डेप्रिसिएशन को ऐड करके। तो यहाँ पर टोटल हम किस तरह फाइंड करेंगे कि इस डेप्रिसिएशन में ऐड कर देंगे नॉर्मल डेप्रिसिएशन को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3625। इसी तरह हम बाकी सालों के लिए भी हम कर लेंगे और बाकी सालों के लिए एज इट इज आएगा क्योंकि इसमें दूसरी कोई भी और डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि टोटल के बाद टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। टैक्सेबल इनकम हमारे पास किस तरह कैलकुलेट की जाएगी कि ये जो हमारे पास कैश फ्लोज थे फर्स्ट ईयर के 5000, इसमें से लेस कर देंगे टोटल टैक्सेबल डेप्रिसिएशन को। तो यहाँ पर हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 1375 की। इसी तरह हर साल के लिए हम टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कर लेंगे। ईयर 4 में अब क्या करेंगे कि जब ईयर 4 में हम 2000 में से लेस कर देंगे 4606 को, तो हमारे पास नेगेटिव 2606 आ जाएगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बस ये कैलकुलेशन की वजह से यहाँ पे माइनस का साइन आया है। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि तो ये तो हमारे पास आ गई टैक्सेबल इनकम। अब टैक्सेबल इनकम पे हम क्या करेंगे, टैक्स को अप्लाई करेंगे, जो कि टैक्स हमारे पास है 30%। अब किस तरह से टैक्स अप्लाई होगा कि इस इनकम को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.30 से, जो कि हमारा टैक्स की परसेंटेज ऊपर यहाँ क्वेश्चन में गिवन थी, ये रही टैक्स की परसेंटेज। तो इसको हमने 30% टैक्स अलाउ कर दिया। अब हम बाकी भी तमाम जो सालों की इनकम्स हैं उन पर 0.30 का टैक्स अप्लाई कर देंगे। तो क्योंकि ये टैक्स है और ये आउटफ्लो होता है, इसलिए पहले 3 सालों का तो जो है वो आउटफ्लो होगा, लेकिन जो लास्ट ईयर है उसके ऊपर जो टैक्सेबल इनकम है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमें टैक्स रिटर्न वापस मिलेगा, इसलिए हम इसको इनफ्लो शो कर रहे हैं। इसी तरह से अब आगे क्या हम करेंगे, टैक्स तो अब हमें पता चल गया। अब टैक्स की वजह से हम यहाँ पर नेट कैश फ्लोज लिख देंगे। तो नेट कैश फ्लोज में हमारे पास किस तरह से कैलकुलेशंस होंगी, नेट कैश फ्लो में ये जो कैश फ्लोज हैं, नॉर्मल कैश फ्लोज, ग्रॉस कैश फ्लोज, इसमें से लेस कर देंगे 413 जो कि हमारे पास टैक्स है। तो ये हमारे पास नेट कैश फ्लोज आ जाएंगी और जो नेट कैश फ्लोज हैं वो ईयर 1 पे पॉजिटिव आ रही है, लेकिन ईयर 0 पे -10,000 आएगी क्योंकि ये हमारा आउटफ्लो था। इसी तरह हम बाकी सालों के लिए भी जो नेट कैश फ्लोज हैं उनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने नेट कैश फ्लोज को कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने फ्यूचर वैल्यू का फैक्टर लगाना है, और फ्यूचर वैल्यू का फैक्टर लगाने के लिए हमें यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होगा वो 6% होगा, और फॉर्मूले में हमें यही बात बताई गई है कि तमाम जितने भी पॉजिटिव कैश फ्लोज हैं उनके ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट अप्लाई करके फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेट आएगा वो आएगा 6% का। मतलब हमने क्या करना है, हमने ऐसा करना है कि 1 प्लस 0.06 जो कि 6% है, इसको हमने क्या करना है, रेज टू पावर n कर देना है जिस साल के लिए हम निकाल रहे होंगे उस साल पर। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालने के लिए कि ये तो ईयर 1 है, लेकिन हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 ईयर्स हैं। अब यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू के लिए हम एक बात याद रखेंगे कि यहाँ पर जो n है, अब हमने इसको 1 नहीं कंसिडर करना, अब हम इसको 3 कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो एंड 4th ईयर हो जाएगा, इस पे जो फ्यूचर वैल्यू होगी एग्जैक्टली वही आएगी जो हमारे पास आनी चाहिए। मतलब यही जो वैल्यू है यही फ्यूचर वैल्यू है, लेकिन चौथे साल में जो फ्यूचर वैल्यू होती है वो आखिरी साल वाली फ्यूचर वैल्यू हमेशा सेम रहती है। तो यहाँ पे अब हमारे पास नेट कैश फ्लोज की हमने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर के लिए अब हम क्या करेंगे कि फ्यूचर वैल्यू फैक्टर के लिए 1.06 जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 1.06 आ जाएगा। वो किस तरह आएगा, एक दफा हम इसको यहाँ पर भी देख लेते हैं कि यहाँ पर 1 को प्लस कर देंगे 0.06 से, तो ये हमारे पास 1.06 आ जाएगा। तो बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम डायरेक्टली 1.06 करके और इसको रेज टू पावर अब हम करेंगे 3, क्योंकि ये
4 साल हैं, लेकिन पहले, दूसरे और तीसरे साल पे सिर्फ ईयर्स अप्लाई होंगे, लास्ट ईयर पे, ईयर 4 पे कोई भी साल अप्लाई नहीं होगा, इसे हम ईयर 0 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास जो फैक्टर आया वो आया 1.91016। इसी तरह हम हर साल के ऊपर 1.06 के ऊपर अपने रेट को फाइंड कर लेंगे, और अब इसमें रेज टू पावर हम क्या करेंगे 2, क्योंकि हमने ऊपर 3 की थी, यहाँ अब 2 करेंगे, और नीचे यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1.06 रेज टू पावर 1 कर देंगे, और इसी तरह लास्ट जो फ्यूचर वैल्यू का फैक्टर है उसमें 1.06 रेज टू पावर हम कर देंगे 0, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 कैलकुलेट कर लिया, और चौथे साल पे जो फ्यूचर वैल्यू है वो वही रहती है जो फ्यूचर में आनी है, तो इसलिए हम इसको 0 कंसीडर कर देंगे, और ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का फैक्टर आ जाएगा 1। मोस्टली स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करने में थोड़े से परेशान भी हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम इसको n-1 भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये 4 साल हैं, इसमें से -1 करेंगे तो 3 पे हम फैक्टर ले लेंगे, -2 करेंगे तो -2 करेंगे तो 2 पे फैक्टर ले लेंगे, इसी तरह हम सारे सालों का फैक्टर ले लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको डिनोट भी कर देते हैं कि n-1 के साथ यहाँ पे हम इसको काम चला सकते हैं कि 4 साल का प्रोजेक्ट है तो पहले ईयर के लिए इसमें से -1 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो इसी तरह इन्हीं बेसिस पे हमने यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। अब फ्यूचर वैल्यू हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम नेट कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रिस्पेक्टिव फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से। तो यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम हर साल के लिए उसके फ्यूचर वैल्यू फैक्टर को फ्यूचर वैल्यू के नेट कैश फ्लोज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ईयर 4 पे हमारा फैक्टर 1 था, तो जितनी नेट कैश फ्लोज थी ईयर 4 पे उतनी ही फ्यूचर वैल्यू भी आएगी, क्योंकि 4 साल के बाद हमें इतने ही पैसे रिसीव होने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्मूले में इसको इनपुट करेंगे। वो किस तरह करेंगे कि सबसे पहले उसके लिए हम इन फ्यूचर वैल्यूज का टोटल कर लेंगे। फ्यूचर वैल्यूज का टोटल करने के लिए हम इन चारों फ्यूचर वैल्यू को आपस में ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू। इसको हम कर देंगे बोल्ड ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमने ये पॉजिटिव कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फाइंड कर लिया जो कि फ्यूचर वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस फ्यूचर वैल्यू को लिख देंगे, और इस फ्यूचर वैल्यू को हमने क्या करना है, इस फ्यूचर वैल्यू को सबसे पहले करना है डिवाइड 10,000 से, जो कि हमारा इनिशियल कैश आउटले था। तो ये हमारे पास आ गया 1.419838। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इस 14193,838 को रेज टू पावर कर देनी है इसकी। तो यहाँ पे हम इसको 4 कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे रेज टू पावर, क्योंकि हमारे पास 4 साल का प्रोजेक्ट था। तो ये आ जाएगा 1.09159। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने इसमें से -1 भी करना है, तो हम इसमें से ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसमें से -1 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.9159, जिसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो परसेंटेज आई है वो आई है 9% की। तो यहाँ ये जो हमारे पास 9 आया है ये हमारे पास है MIRR, जिसे हम कहते हैं कि मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इस रेट पर हमारे जो पैसे हैं वो री इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, और इस रेट पर जो IRR है वो हमारा IRR का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाता है कि IRR पर ही पैसे री इन्वेस्ट होंगे, तो उससे कंपनी को फायदा नहीं होता, इसलिए यहाँ पर MIRR जो आया है वो आया है 9%। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने KPL कंपनी के लिए MIRR या मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट किया।